हेलो फ्रेंड। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, क्षार के बारे में, अम्ल के बारे में, ठीक ना। वो एनसीईआरटी का पार्ट 1 था, लेकिन उसका पार्ट 2 जो लवण था उसे हमने एक अलग से वीडियो बनाया, ठीक ना। अम्ल और क्षार एक में और लवण को एक अलग वीडियो में समझाएंगे एकदम अच्छे से, जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होगा, ठीक ना। इसमें आप लोगों का सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर लवण में मैंने इसका हैंड रिटेन नोट्स के साथ पढ़ा दिया, अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ा देंगे तो तुम्हारा एकदम जितना भी कॉन्सेप्ट था बचा हुआ, जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं तो कुछ बच जाता है कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है, तो उसको भी एकदम अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन करा देंगे, ठीक ना। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है लवण के संबंध में अधिक जानकारी, मतलब लवण के बारे में बताना है। अच्छा, मैंने क्या क्या बताया था लवण के बारे में, आप लोग को पता होगा उसमें क्या क्या होता है, लवण का निर्माण कैसे होता है, उसका गुण क्या है, उसको हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक ना। ये सब क्या हुआ, लवण के बारे में पढ़ना है। देखो ये एगो एक्टिविटी दिया गया है, क्रियाकलाप, ठीक ना। इसे आप लोग पढ़ें। लिखा गया है नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए, मतलब नीचे दिया गया है कोई रासायनिक सूत्र दिया गया, उसका नाम लिखने बोला गया, ठीक ना। बोला गया पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। देखो ये सब अब बोल दिया, नीचे लवण का सूत्र है, तो ये सब क्या है, लवण है, ठीक ना। जो भी पोटेशियम सल्फेट हो, सोडियम सल्फेट हो, ये सब क्या है, एक लवण का सूत्र है, ठीक। देखो और उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिसमें लवण की प्राप्ति होती है। बताया गया है जो रासायनिक सूत्र है उसमें पता कीजिए कि कौन सा अम्ल है कौन क्षारक है, ये लवण में से, ठीक। और लिखा गया है समान धन या ऋण मूल्य वाले लवण एक ही परिवार का कहा जाता है। जैसे मानो मैं बोलूँ अगर सोडियम है तो सोडियम के जितने फैमिली है, मतलब जितने परिवार है, वो एक ही परिवार में आते हैं, सब लवण के अथी में आते हैं, ठीक। जैसे NaCl और KCl, मतलब क्लोराइड लवण के परिवार में आते हैं, ठीक। जैसे NaCl है तो Cl लगा, दोनों में है ना, दोनों क्लोराइड लवण हुए, ठीक। अगर सल्फेट रहा Na2SO4, Na2SO4, K2SO4, तो सल्फेट के लवण के परिवार में आते हैं, ठीक। देखो लवण का पीएच क्या होता है, लवण का पीएच क्या होता है, मैंने क्या बताया था, पीएच होते हैं 1 से लेकर 14 तक, और जो 7 आता है बीच में उसे बोलते हैं उदासीन। क्या होता है, पीएच 7 को क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। जो लवण का पीएच होता है, ठीक ना, जो लिखा गया है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है, और ये उदासीन भी होता है, मतलब इसका पीएच 7 को क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। लेकिन जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच 7 से कम होता है, मतलब जो अम्ल होते हैं और क्षारक होते हैं वो 7 से कम होते हैं, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, अम्ल का पीएच 7 से कम होता है और क्षारक का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा पीएच हो रहा है उसे बोलते हैं क्षारकीय, और 7 से कम हो रहा है तो उसे बोलते हैं अम्लीय, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नीचे लिखा गया है साधारण नमक, समझते हो साधारण नमक जो खाते हैं हम लोग, उसका सूत्र क्या होता है, तो पहले उसके बारे में पढ़ो, साधारण नमक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक ना। एकदम कंसंट्रेशन बना के पढ़िए, ठीक ना, इन्हें कि यहाँ पढ़ रहे हैं ध्यान कहीं और है, एकदम अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़िए। लिखा गया है कि आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको बोलते हैं NaOH, इसको बोलते हैं HCl के विलयन मतलब सोल्यूशन, जब दोनों को मिलाएंगे उसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, लवण बनता है। जब भी हम लोग एसिड और अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण बनता है, ठीक ना। तो अगर HCl और NaOH का रिएक्शन कराएंगे, दोनों मिलाएंगे ना, तो NaCl बनेगा। कौन सा लवण बनेगा, NaCl। कोई दिक्कत, देखो मैं बताता हूँ अच्छे से लिख के कीबोर्ड पर, एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिए। देखो मैंने क्या बोला था कि HCl है, क्या है, HCl जब NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा
किसके साथ, HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। समझ गया। अब प्लस में क्या, पानी निकल जाता है, वाटर क्या होता है, निकल जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बस यही लिखा हुआ था, ठीक ना। HCl अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है NaCl प्लस वाटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो फिर आते हैं NCERT पे। चलो फिर से हम लोग आते हैं अपने NCERT पे, ठीक ना। मैंने इसका तो बता दिया कि कैसे बनता है NaCl, कि जब हम लोग HCl के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया करते हैं तो बनता है NaCl, ठीक ना। इसी लेवन का हमने भोजन में उपयोग करते हुए उपयोग करते, जैसे जब खाना खाते हैं तो नमक होता है ना, तो उसका उपयोग करते हैं। देखो अब लिखा गया है, यह एक उदासीन लवण है। कौन सा लवण है, NaCl कैसा लवण है, उदासीन लवण है। अब आगे बढ़ो, लिखा गया है समुद्री जल है। कौन सा जल, समुद्री जल को, जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। जो ओशियन हमारा है, समुद्र है, उसमें कई तरह के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में से NaCl पृथक किया जाता है, मतलब उसको निकाला जाता है, ठीक ना। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है और बड़े आकारों के क्रिस्टल प्रायः अपद्रव के कारण भूरे रंग का होते हैं। जब निकालते हैं हम लोग तो भूरे रंग का होता है, समुद्र से निकालते हैं। इसे खनिज भी कहते हैं, ठीक, खनिज नमक कहते हैं। जब वो समुद्र से निकलेगा उसका कलर होगा भूरे रंग का, लिखा हुआ है ना, भूरे रंग के होते हैं, ठीक। ये गांधी जी है। तो ये बड़े आकार का होता है, मतलब जब निकलता है तो इसका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने से के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। मतलब अगर जैसे समुद्र था, वहाँ पे कोई हिस्सा सूख गया, ठीक ना, तो वहाँ पे लवण हो जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज भी बोलते हैं। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। जो खनिज नमक है उसका खनन, मतलब उसको खनन करते हैं, समझे आता है। देखो आपने महात्मा गांधी जी हैं, उनके दांडी यात्रा के बारे में जानते होंगे। दांडी यात्रा जो किए थे, सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्र संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। मतलब हमारे जो हमें स्वतंत्र मिला था, जो उसमें लड़ाई हो रही थी, उसमें नमक का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी था। दांडी मार्च हुआ था उसी के कारण। देखो अब लिखा गया है यहाँ पे साधारण नमक मतलब NaCl में रसायनों का कच्चा पदार्थ कौन कौन सा पदार्थ होता है। तो मैंने क्या क्या बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है, मतलब रॉ मटेरियल है, ठीक ना, जिसको उपयोग करके हम बहुत अलग अलग तरह के पदार्थ बनाते हैं। अब देखो आते हैं, सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। क्या होता है, NaOH। देखो जब भी सोडियम क्लोराइड को, किसको, सोडियम क्लोराइड को जल के साथ, मतलब जल से विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी देंगे उसमें, तो यह वियोजित होता है। क्या होता है, वियोजित होके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अगर पूछ ले क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है, तो जब हम लोग NaCl को वाटर में इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या बनेगा, NaOH। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक ना। अब इसमें पूछ लेगा ना क्लोर क्या है और क्षार क्या है। देखो NaCl होता है तो इसमें क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन उसे बोलते हैं क्लोर। क्या बोलते हैं, क्लोरीन को क्लोर बोलते हैं। और NaCl मतलब NaOH जो बनता है उसे बोलते हैं क्षार। अब तो ऐसे समझ में आएगा नहीं। देखो इसका रिएक्शन कराओ, क्या लिखा हुआ है, NaCl, ठीक। अगर उसको हम लोग पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस, ठीक ना। अब पूछ सकता है कौन सा गैस निकलता है, तो H2 गैस निकलता है, ठीक। लेकिन अगर इसी में पूछ ले NaOH क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो NaOH है क्या है, क्लोर है या क्षार है। देखो मैंने क्या बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है, सिंपल पहचान लोगे क्षार। लेकिन अब आएगा, अब पूछा क्लोर कौन है, तो क्लोरीन क्या होता है, क्लोर होता है। Cl2 को क्या बोलते हैं, क्लोरीन, उसको क्या बोलेंगे, क्लोर, ठीक। देखो अब दो तरह का गैस निकलता है, मैंने क्या क्या बताया था, एक क्लोरीन गैस हुआ, एक हुआ हाइड्रोजन गैस।
तो क्लोरीन गैस कहाँ पे, जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्लोरीन गैस कहाँ पे निकल रहा है, एनोड पे या कैथोड पे, एनोड और कैथोड। देखो उसके लिए मैं लिख के बताता हूँ। देखो एनोड को बोलते हैं नेगेटिव। तो दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एनोड कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक ना। और कैथोड होता है पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव पे होता है वो क्लोरीन निकलता है, और पॉजिटिव कैथोड पे होता है वो निकलता है हाइड्रोजन। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। और कैथोड पे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक, इसमें 3 उत्पाद उपयोगी है, मैं बता देता हूँ तीनों चीज़ का, जो जो बहुत ज़रूरी है। देखो अब एकदम इसको अच्छे से पढ़ो। देखो ये लिखा हुआ है, देखो 2 ठो रड है, एक ठो एनोड होगा, एक ठो कैथोड हुआ, ठीक ना। एनोड को बोलते हैं पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव। यहाँ पे बोलते हैं इसे, देखो एनोड को नेगेटिव बोला जाता है लेकिन कैथोड को पॉजिटिव। लेकिन जब हम लोग उसमें बैटरी लगाते हैं तो साइड उल्टा रहता है। देखो देखो एनोड के साइड से क्या निकल रहा है, Cl2, और कैथोड के साइड से क्या निकल रहा है, H2, ठीक ना। इसी प्रोसेस का हम लोग जो दिया गया है प्रक्रिया, सेम प्रोसेस से स्विमिंग पूल बनता है, ठीक ना। जो हम लोग जाते हैं स्विमिंग पूल की, जो वहाँ सफाई उफाई होती है ना, एकदम सेम इसी प्रोसेस से होती है। यहाँ पे दे दिया गया NaCl, और इसी में पानी मिला दिया गया, नमक में पानी मिलाया गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया गया। ठीक, तो जितना भी डस्ट रहता है ना स्विमिंग पूल में, सब बाहर हो जाता है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। देखो ऊपर क्या हो गया कंप्लीट, नमक कैसे बनता है, ठीक ना। अब आता है विरंजक चूर्ण। समझते हो विरंजक चूर्ण, जब हम लोग देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को CaOH को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में वाटर और CaCl2। जो इसको लिख के समझाते हैं, ठीक ना। देखो मैंने क्या बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ, देखो CaOH2 अगर क्लोरीन से रिएक्शन करता है, किसके साथ करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, देखो तो बनाता है CaClO का होल्ट वाइज, और साथ में पानी निकल जाता है और कैल्शियम क्लोराइड भी निकल जाता है, ठीक ना। तो इसी को CaClO2 को बोलते हैं हम लोग क्या, विरंजक चूर्ण। बस इसमें यही याद करना है, ठीक ना। जो सबसे मेन होता है इसी को फार्मूला को याद करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो समझ गए हो यहाँ तक, मैं बता दिया पूरा लिख के उसको। अब देखो इसका उपयोग, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक, देखो वस्त्र उद्योग, मतलब कपड़ा का फैक्ट्री हुआ ना, वहाँ पे, एवं सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, देखो क्या क्या, वस्त्र उद्योग हो गया, कागज़ का फैक्ट्री हो गया, और फिर लकड़ी, जहाँ मज्जा बनता है लकड़ी का ना, और लॉन्ड्री में कपड़ा साफ करने के लिए भी जो लॉन्ड्री होता है, वहाँ भी इसी का प्रयोग होता है, किसका, विरंजक चूर्ण का। तो क्या क्या 4 उसका याद रखना है, कपड़ा फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में, और फिर रासायनिक उद्योग में। ठीक, और पीने वाले जो पानी है तो उसको जल में, पानी पीते हैं, जल में कुछ कीटाणु रहते हैं, उसको मुक्त करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, विरंजक चूर्ण का ही क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो बेकिंग सोडा, देखो पहले मैं क्या बताऊं, इसमें लिख के बता दूं और फिर पहले समझा दूं। चलो पहले समझ लो NCERT लाइन बाय लाइन, ठीक ना, उसके बाद मैं अपने तरह से एकदम लिख के बता दूंगा। देखो लिखा गया है, बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग आमतौर कहाँ करते हैं, रसोई घर में, अपने किचन में करते हैं। क्या करने के लिए, स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए, जैसे खस्ता पकौड़ा हो गया, ये सब बनाने के लिए करते हैं, ठीक ना। आप लोग क्या क्या में करते हैं वो बताइएगा, क्या क्या बनाने में करते हैं, ठीक ना। कभी कभी इसका उपयोग खाने को जल्दी पकाने के लिए भी करते हैं, शीघ्र पकाने के लिए करते हैं, ठीक ना। और जो इसका रासायनिक नाम होता है बेकिंग सोडा को किस नाम से हम लोग बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसको बनाने के लिए विधि देखो, पहले कैसे बनता है NaHCO3। देखो मानो ये नमक ले लिया, NaCl, साथ में वाटर ले लिया, प्लस CO2 ले लिया, प्लस NH3 ले लिया। जब ये चारों रिएक्शन करता है ना तो बनता है अमोनियम क्लोराइड
प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझा। NaCl पहला नमक, नमक तो जरूरी है भाई, प्लस वाटर CO2 NH3, जब इस चारों को रिएक्शन करते हैं तो बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई दिक्कत? देखो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना उसको हीट देते, उष्मा देते हैं उसमें, उससे बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घर में बहुत तरह की चीज़ में होता है। ठीक, और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना ना उसी को बोला जाता है क्या, बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है उसको? बेकिंग सोडा बोला जाता है। ठीक है, अच्छा बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? बेकिंग सोडा हुआ उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं से बताओ पहले। देखो जो बेकिंग सोडा होता है ना उसका उपयोग बेकिंग सोडा पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, दोनों मिला बना हुआ है, मतलब बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिलके बनता है बेकिंग सोडा। ठीक, जब बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो गर्म करके या जल में मिलाया जाता है तो यह अभिक्रिया होता है। जब बेकिंग सोडा को हम लोग जल में मिलाते हैं, NaCO3 को वाटर में मिलाए तो बना CO2 प्लस वाटर, अम्ल का सोडियम लवण। कोई भी लवण यहाँ पे H प्लस है ना, तो कोई भी यहाँ लवण हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, कोई भी अम्ल हो गया। देखो इसी अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 के द्वारा पाव रोटी बनाते हैं। यही जो बेकिंग पाउडर होता है जो प्रोसेस से बनता है ना, उसमें पाव रोटी केक में खमीर उठाया जा सकता है। ठीक ना, इसको मुलायम बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग रसगुल्ला खाना बनाते हैं उसमें स्पंजी बनाते हैं तो उसमें भी बेकिंग सोडा डालते हैं। ठीक ना, देखो सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट भी एंटा एसिड का एक संघटक है। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है एंटा एसिड का एक क्या है, संघटक है। क्या है? जो क्षारीय होने के कारण अगर पेट में किसी भी अम्ल की अधिकता को उदासीन के लिए बहुत ही राहतदायक होता है। ठीक ना, अगर किसी को ज़्यादा खाना खा लिया है, पेट बोलता है एसिडिक में थका रहा है, तो उसके लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी उपयोग करते हैं जिससे वो पेट में उदासीन पैदा कर देता है। ठीक ना, इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब बेकिंग सोडा हो गया खत्म। ठीक, तो इसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद अब बचा हुआ है क्या, धोने का सोडा। देखो मैंने इसका दो पार्ट में क्यों बनाया, ऊपर पार्ट पर थ्योरी था, मतलब बस समझना था, लेकिन नीचे है याद करने वाला ज़्यादा पार्ट है, तो एक में रहेगा तो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं, इसलिए हमने क्या बनाया, अलग अलग पार्ट बनाया है। ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहें, सभी कंटेंट फ्री मिलेगा। अब जो CBSE बच्चे हैं उसके लिए अलग से होगा, ये बिहार बोर्ड वालों के लिए, CBSE वाले के लिए अलग से हम लोग उसका वीडियो डालेंगे। देखो अब धोने का सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। को अगर 10 मोलिक्यूल क्या वाटर का जब मिलाते हैं ना तो धोने का सोडा बनता है। ठीक ना, इसको प्राप्त कहाँ से करते हैं, जब हम सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? धोने का जो सोडा है वो कहाँ से मिलता है, तो सोडियम क्लोराइड से मिलता है। ठीक ना, इससे जैसे हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म किए थे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ था, उसी तरह अगर सोडियम कार्बोनेट को फिर से गर्म करें तो धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट में पुनः क्रिस्टलीकरण करें, मतलब तो धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक ना, यह एक किस तरह का लवण है, तो क्षारकीय लवण है। लवण दो तरह का, अम्लीय और क्षारकीय। तो एक कैसा है, क्षारकीय है। हो गया यहाँ पे ना, Na2CO3 अगर 10 मोलिक्यूल वाटर के साथ मिला तो Na2CO3 इंटू डॉट को पढ़ते हैं इंटू, ठीक ना, गुना 10 मोलिक्यूल वाटर। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, जिसका उपयोग है वो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच बनाने में, साबुन में और कागज़ के उद्योग में होता है। मतलब जहाँ भी कांच का फैक्ट्री हो, साबुन का फैक्ट्री हो और कागज़ बनाने का फैक्ट्री हो, वहाँ धोने का सोडा का या सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। देखो
इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। जहाँ बोरेक्स निकलता है तो वहाँ पे भी इसका उपयोग करते हैं। देखो ये 2 हो गया। अब तीसरा तो पता ही है, घर में सब साफ सफाई, कपड़ा धोने, ये सब में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और अगर जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी करते हैं। 2 तरह का जल होता है, पता है, एक सॉफ्ट एक तो हार्ड। तो जो अस्थायी कठोरता होता है ना, उसको हटाने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आप लोग को पढ़ाना ही है, वो सब पढ़ना है 11th में, ठीक। बस आप याद कर लीजिए क्या कि जल की स्थायी कठोरता मतलब जो परमानेंट वहाँ पे दाग लगा उसको हटाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। देखो अब हम लोग लास्ट मतलब अपने चैप्टर के लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक। ऊपर हेडिंग पहले पढ़ दो। देखो, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? लिख रहा है जो कोई भी जो लवण है उसका क्रिस्टल वो वास्तविक में क्या शुष्क है? अब है कि नहीं वो देखते हैं। देखो शुष्क दिखाने के लिए मतलब कोई चीज़ शुष्क है या नहीं है उसको दिखाने के लिए हम लोग सल्फर की जो सल्फर या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल होता है। क्रिस्टलों में किसका जल होता है? क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम उस जल को गर्म करते हैं तो यहाँ से जल हट जाता है और जो लवण का रंग बचता है ना वो सफेद होता है। तो पूछ सकता है एग्जाम में, जब हम लोग कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो वो किस रंग का हो जाता है? तो सफेद साफ मतलब वाइट रंग का हो जाता है, ठीक ना। यदि आप इसी क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं मतलब पहले गर्म जल उसको क्या किए पहले हीट दिए, अगर इसको पानी में भिजा दिए तो इसका रंग वापस नीला हो जाता है। तो इससे एक क्वेश्चन और बन गया, उससे देगा कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। पानी में मिलाने पर कैसा होता है? तो वाइट हो जाता है, ठीक ना। देखो लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल को जल कहते हैं। क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं? कोई पूछ दे क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं कि लवण के एक सूत्र इकाई मतलब 1 यूनिट इकाई में जितना भी जल के अणु है मतलब जो फिक्स अणु है उसी को, जिसे मैं क्या बताया था 10H2O, हाफ H2O, उसी को बोलते हैं क्या? क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई, किसका? कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल की 5 अणु उपस्थित होते हैं। कितने अणु? 5 अणु। जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये तो 5 ही अणु हुए ना, ठीक। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने अणु हैं? तो इसमें 10 है तो 10 हो गया, लिखा हुआ है अभी वहाँ पे, ठीक है। जिप्सम क्या है? एक लवण है। जिप्सम भी एक क्या है? लवण है जो क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं जिप्सम में? जिप्सम का पहले फार्मूला याद करो, रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। कितना होता है? अब पूछ दो जिप्सम में कितना क्रिस्टल के जल है? तो 2 मोलिक्यूल पानी के हैं, ठीक है। चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस अब लास्ट है एकदम, इसके बाद नहीं कुछ है, बस लास्ट। देखो जब भी जिप्सम को जिप्सम का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसको हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो यह जल के अणुओं को त्याग कर देता है, इसमें जल रहता है उसको त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बनाता है। मतलब कुछ उसमें से पानी निकाल देता है। जैसे यहाँ 2 मोलिक्यूल पानी था, यहाँ आधा ही बचा, मतलब 1.5 कम गया, ठीक ना। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। किसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं? पूछ दे एग्जाम में, तो हम लोग बोलेंगे अगर जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करें तो जल को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बनाए, इसी को क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखो इसका उपयोग होता है जब डॉक्टर उपयोग करता है हड्डी को, अगर किसी का हड्डी टूट गया है तो उसको जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं, ठीक ना। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है, चूना होता है ना सफ़ेद, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वैसा ही दिखता है, ठीक ना। जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर हो जाता है। देखो किसी का हाथ टूट जाता है, ठीक ना, तो वहाँ पे वाइट कलर का लेयर चढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ठीक है, उसका फार्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैल्शियम SO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस हाफ 1/2 H2O। जब मिलेगा तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक ना, इसी को बोलते हैं जिप्सम। कोई दिक्कत? लिखा गया है, ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा गुण मतलब आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है, ठीक ना। जो आधा अणु होता है क्रिस्टलन के जल में वही जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट से। उसके जो 2 इकाई होते हैं वो कितना आधा ही बचता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? मैंने पहला बताया था, डॉक्टर जब हड्डी टूटता है वहाँ करता है, खिलौना बनाने में, सजावट का सामान में, और सतह को चिकना करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो वो चैप्टर तो आप लोगों का बाबू खत्म हो गया। अब देखो इसका ये सब पढ़ लेना है, ठीक ना, एनसीईआरटी का है, ये सब पढ़ लेना है। और हम लोग देखो ये तो पढ़ा दिए, इसका प्रैक्टिस भी हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव करा लिए हैं। अब हर चैप्टर का जितने भी चैप्टर हैं उसके 10 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, मतलब लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, हर चैप्टर का, मतलब जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा उसी से प्रश्न आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और चैनल को आप लोग तो पता होगा सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू बाबू।